नमस्ते भैया बहनों। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ बेटा सिंधु घाटी सभ्यता का शेष भाग। कल हमने पढ़ा था बुद्ध की वन व्यवस्था पढ़ी थी हमने, ठीक है बेटा। आज हम पढ़ रहे हैं बुद्ध कथा, ठीक है ना। बुद्ध कथा के बारे में, बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे। बुद्ध की वह संकल्पना मतलब होता है बेटा संकल्प लेना या धारणा, जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे से ढालकर आकार दिया है। ठीक है बेटा, अनगिनत मतलब होता है बहुत से। जो बुद्ध की वो संकल्पना है, जिसकी जो जो उनकी धारणा है, अनगिनत बहुत से हाथों ने उन्हें पत्थर, संगमर, कांसे में ढालकर जो आकार दिया है, भारतीय के विचारों की समग्र आत्मा की है। यह कम से कम उसके एक यह कम से तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। समग्र मतलब होता है सारा। कमल के फूल पर बैठे हुए, शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से परे, इस संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर। वे इतनी दूर है कि बहुत से इतने परे मालूम होते हैं। मतलब लालसाओं, वासनाओं, इन सबसे वे बहुत दूर है। जैसे उन्हें पाना संभव हो, बहुत मुश्किल हो, लेकिन जब उन्हें दोबारा देखते हैं तो उन्हें उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। क्यों हमारी जीवन शक्ति से कितनी भरी हुई है। युग पर युग बीतते चले जाते हैं, पर बुद्ध हमसे बहुत दूर नहीं है मालूम होते। उनकी वाणी हमारे कान में धीमे शोर से कहती है, आवाज करती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए। संघर्ष, स्ट्रगल करना चाहिए, सामना करना चाहिए उस चीज का। अगर हमारे जीवन में संघर्ष है तो उससे भागना नहीं चाहिए, तो उसका मुकाबला करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, तथा जीवन विकास और प्रगति की ओर बड़े अवसरों को देखना चाहिए। क्योंकि जब हम संघर्ष का सामना करते हैं, उससे मजबूत बनते हैं और आगे उन्नति की तरफ बढ़ते हैं, विकास की ओर। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाले अनुभूति से हम गुजरते हैं। उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चय ही समझदारी और आंतरिक शक्ति ही गहरी संचित नीति होगी, जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है। चंद्रगुप्त और चाणक्य। चंद्रगुप्त और चाणक्य और साम्राज्य की स्थापना। ठीक है बेटा। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप से क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष की प्रतिनिधित्व करता था। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके सलाहकार, मित्र एवं मंत्री चाणक्य ने इनकी बदली परिस्थितियों का लाभ उठाया। जो उनकी परिस्थिति बदलती गई और उनके जो मित्र थे चाणक्य ने उनकी परिस्थिति का लाभ उठाया। दोनों ही शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए। दोनों तक्षशिला पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात यूनानियों से हुई। वहीं चंद्रगुप्त और सिकंदर में भेंट हुई। दोनों को एक दूसरे को उपहार दिए गए। पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, दोनों पश्चिम उत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए। उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया था, अपॉइंटमेंट किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई। इससे बेटा सिकंदर से हुई। इस महान साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस नए राज्य का विवरण मैगस्थनीज के विवरण और कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र से माना जाता है। कौटिल्य चाणक्य का वही दूसरा नाम है। वे बुद्धिमान और मेहनती थे। मुद्रारक्षक नामक नाटक से उसे साहसी, षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी, अपमान को न भूलने वाला तथा लक्ष्य पर दृष्टि रखने वाला बताया गया। चाणक्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन है। बिल्कुल खुलकर वर्णन किया गया है चंद्रगुप्त की विराट सेना का अर्थशास्त्र में। इसके अलावा इसमें व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार और कर, जो टैक्स होता है, और लगान जैसे अन्य विषयों पर विस्तार से लिखा गया है। जो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है किताब, उसमें सबके बारे में अच्छे से विवरण दिया गया है। राज्याभिषेक के समय, जब गद्दी पर बिठाया जाता है राजा को,
राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती है, किसी भी राजा को इस शपथ लेनी पड़ती है कि वे प्रजा की सेवा करेगा और उनकी रक्षा करेगा, उनको आक्रमण से बचाएगा, प्रजा के हित व इच्छा को सर्वोपरि रखेगा, सबसे ऊपर रखेगा, प्रजा के हित को सबसे ऊपर रखेगा। अनिति करने वाले राजा के लिए राजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी और को उसी जगह राजा बना दे। मतलब प्रजा को अधिकार है, अगर कोई भी राजा सही से काम नहीं कर रहा है अपना, तो प्रजा का अधिकार है कि वह उस राजा को हटाकर दूसरे राजा को रख ले। क्योंकि पहले बेटा प्रजातंत्र हुआ करता था, लेकिन अब हमारे देश में लोकतंत्र है। प्रजातंत्र होता है जिसमें राजा का शासन होता है, इसमें प्रजा होती है, और प्रजा का भी अधिकार था कि दूसरे राजा को रख ले अगर वो उनके अधिकार के हित नहीं करता कुछ भी काम। लेकिन अब हमारे देश में लोकतंत्र है। ठीक है बेटा। वे नया राज्य था, कैसे सौभाग्य से हमें पूरा ब्यौरा मिलता है। भारतीय भी और यूनानी भी एक विवरण सिलिकुस के राजदूत मैगस्थनीज ने छोड़ा, और दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कोई अधिक महत्वपूर्ण है, राजनीति शास्त्र है, और उसी समय की रचना है। कौटिल्य चाणक्य का ही नाम दूसरा है। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, बुद्धिमानी भी था और मेहनती था। वह साम्राज्य की बागडोर हाथ से संभालते रहता, और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता। कि ये नहीं देखता अपने आप को मैं एक राजा हूँ, तो उसमें इतना एटीट्यूड घमंड कुछ नहीं था, लेकिन वह प्रिय शिष्य की तरह देखता। और अपने जीवन सादा और तपस्वी था, बेहद सादा जीवन व्यतीत करते थे। ऊंचे पदों की शान शौकत में उसकी दिलचस्पी नहीं थी। जैसे होता है कि लोग राजा बन जाते हैं, अपने लिए अलग अलग काम करवाते हैं कि मैं तो राजा हूँ, उन्हें ऊंचे शान शौकत की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, उन्हें दिलचस्पी नहीं थी। वे हमेशा सिंपल रहना पसंद करते थे। जब वे अपनी शपथ पूरी कर लेते थे और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता, तो सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही जिसे करने में चाणक्य को किसी प्रकार का संकोच होता है। पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार और वाणिज्य कानून, जो कि मैंने आपको बताया बेटा अभी, न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियां, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल है। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई है, और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। बेटा अब हम पढ़ते हैं अशोक। अशोक के बारे में पढ़ते हैं बेटा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य समाज का उत्तराधिकारी 273 ईस्वी में अशोक बना। इस समय तक साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। अशोक संपूर्ण भारत को इस शासन व्यवस्था में लाना चाहता था। उसने पूर्वी तट पर एक से कलिंग प्रदेश जीतने का निश्चय करा। उन्होंने अगला उद्देश्य था कि कलिंग को जीतना है। लेकिन कलिंग का युद्ध उनका आखिरी युद्ध था। कैसे युद्ध था? क्योंकि जब उन्होंने कलिंग का युद्ध किया था, तो उनकी काफी सेनाएं थी, काफी लोग उसमें मारे गए थे, और काफी खून खराबा, लोग मारे काटे पीटे गए, तो उनको अपने आंखों से देखा नहीं गया। तो उस दिन से उनको युद्ध से नफरत हो गई। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक को कलिंग युद्ध जब हुआ था, तो उन्होंने किससे कलिंग युद्ध मतलब युद्ध उन्होंने कब से छोड़ा, ये किस कारण से छोड़ा, क्या व्यवस्था थी, क्या कारण था, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप बेटा से एक्सप्लेन कर सकते हो कि काफी लोग मारे गए, तो उन्होंने फिर उसके बाद युद्ध छोड़ दिया। उनका आखिरी युद्ध था कलिंग युद्ध। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, जैन धर्म या बौद्ध धर्म? तो आपको आंसर लिखना है बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, और उसको फैलाने के लिए उसने श्रीलंका, मैसूर अपने प्रचार बौद्ध धर्म को प्रचार किया उसने काफी। कलिंग के लोगों की बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए तथा घायल हुए। जब इस बात की खबर अशोक को मिली, तो उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसे युद्ध में विकृत हुई। जीत तो हो गई, लेकिन जो उससे अंदर से इतना पछतावा हो रहा था, काफी लोगों को घायल और काफी लोगों की मौत हो गई। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अशोक के कार्य विचारों की जानकारी हमें शिलालेखों से मिलती है।
जो पूरे भारतवर्ष में फैले। कलिंग को अपने राज्य मिलाने के बाद इस महान सम्राट ने बौद्ध धर्म का पालन शुरू कर दिया। उसने आगे उसने आगे से किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने पर रोक लगा दी। या किसी को बंदी नहीं बनाया, किसी की हत्या नहीं की जाएगी। और बेटा इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके जीके क्वेश्चन बनता है कि वो तो बहुत से सम्राट थे जिन्होंने अस्पताल खोले, हॉस्पिटल खोले लोगों के लिए, लेकिन एक अशोक एक पहला सम्राट था जिसने जानवरों के लिए चिकित्सालय खोला। उसने वो अशोक ही था। अशोक ने बहुत अच्छे काम करे थे उसने कलिंग युद्ध के बाद। उसने जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल खोला, जानवरों पे भी दया आने लग गई थी उसको। जहाँ पहले वो इंसानों पे दया नहीं करते थे, लेकिन अब वो ऐसा इंसान बन गया था कि इंसान तो इंसान, उसे जानवर पर भी दया आने लगी थी। तो जानवरों के लिए भी उसने हॉस्पिटल खुलवाई थी इलाज करवाने के लिए। कलिंग को अपने राज्य मिलाने के बाद इस महान सम्राट ने बौद्ध धर्म का पालन शुरू कर दिया। उसने आगे से किसी प्रकार की हत्या, बंदी बनाने सब पर रोक लगा, प्रतिबंध कर दिया अच्छे से। उसे लगा कि सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म का पालन करके लोगों के हृदय में जीतने में है, ना कि किसी हत्या में है। इस महान सम्राट की आकांक्षा थी कि उसने जीव मात्र की रक्षा हो, किसी जीव की मृत्यु ना हो। उसमें आत्म संयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त होती है उसे। इस अद्भुत शासक को भारत तथा एशिया के और बहुत से भागों में प्यार से याद किया जाता है। आज भी अगर पूछा जाता है अशोक सबसे अच्छा सम्राट था। उसने युद्ध की शिक्षा, उसने किसी स्त्री पर भी अत्याचार नहीं किया था उसने अपने काल में। इसने बुद्ध की शिक्षा के प्रचार तथा जनता की भलाई वाले कार्य के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया, अपने आप को दे दिया उसने। कि स्वयं कट्टर होने के बावजूद बौद्ध धर्म होने पर भी अशोक ने सभी धर्मों का आदर किया, मान सम्मान किया। किसी भी दूसरे धर्म से घृणा नहीं करी उसने, सभी धर्मों का उसने आदर सम्मान किया। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने बड़ी इमारतें बनाने के लिए विदेशी कारीगरों को नियुक्त कर रखा था। ऐसा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिजाइन से पता चलता है कि जो पारसी पोलिस की याद दिलाते हैं। अशोक ने 31 वर्षों तक अनवरत शासन किया। इसकी मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हुई। उसने अनेक महान कार्य किए जिनके कारण उसका नाम वोल्गा से जापान तक आज भी आदर के साथ लिया जाता है। पारसी पोलिस का मतलब है एक विदेशी तरीका। अनवरत का मतलब लगातार। नामी गिरामी का मतलब है जाने माने जाने वाले। कट्टर मतलब बिल्कुल पक्का। ठीक है बेटा। जिसमें बड़े बड़े राजे, महाराजा, महाराज, शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल थे। अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा था बिल्कुल। गोलगस जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। बेटा आपका पार्ट यही समाप्त होता है। कल मैं इसका शेष भाग कराऊंगी। आपको इसके अभ्यास प्रश्न होता है। आपका गृह कार्य ये है कि आपको पाठ का अध्ययन करना, अच्छे से डीपली पढ़ना है। धन्यवाद।